हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलो हम हमारा 11th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। फर्स्ट चैप्टर सेट्स हमने बहुत अच्छे से कर लिया था और मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से वो चैप्टर आ गया होगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर किया, उसी जोश के साथ हम लोग सेकंड चैप्टर को करेंगे और उतनी ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। और जो हमारा हर बार का तरीका होता है, पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। उसी के साथ आप सबसे पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ों में समझिए कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि रिलेशंस क्या चीज़ है। देखो जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग हमारे रिलेशंस देखते हैं कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, शी इज़ मदर ऑफ सी, इज़ मदर ऑफ डी, बी इज़ सिस्टर ऑफ डी। ऐसा कुछ भी जो लोग हम रिलेशन देखते हैं, ऐसे ही क्या होता है मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशन होते हैं। कैसे रिलेशन? जैसे ए इज़ सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी, ये क्या है? एक तरीके का रिलेशन है मैथमेटिक्स में। और क्या हो सकता है बताओ? और रिलेशन क्या हो सकते हैं? देखो मैंने कहा P इज़ 1/4 ऑफ Q, ये भी एक तरीके का क्या है? रिलेशन है। और क्या हो सकता है? देखो मैंने कहा लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो ये इस तरीके की कुछ चीज़ें रिलेशंस होती हैं किसमें? मैथमेटिक्स में। दूसरी चीज़ तो फिर फंक्शन क्या होते हैं। अब आज बात आती है अपने पास में फंक्शंस की। तो देखो ए और बी के बीच में, यहाँ पर हम ए और बी के बीच में हमने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही फंक्शन है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है? सबसेट। सबसेट इज अ फंक्शन। पी इज 1/4 ऑफ क्यू, तो 1/4 पार्ट ऑफ पी इज क्यू, ठीक है। 1/4 पार्ट ऑफ क्यू इज पी। और लाइन एल इज पैरेलल, इन दोनों के बीच में फंक्शन क्या है कि ये दोनों पैरेलल है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या चीज़ है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई कि रिलेशन बिटवीन ए एंड रिलेशन बिटवीन टू फंक्शंस, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी कह दूं यहाँ पर, ए एंड बी। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हमारी बात हो गई रिलेशन और फंक्शन की। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ होती है। ऑर्डर्ड पेयर, देखो क्या चीज़ है ऑर्डर्ड पेयर। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिए तो उन ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर, उन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने का स्पेसिफिक ऑर्डर। जैसे मुझे कहा कि स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अब मुझे कह दिया कि ए और बी के बीच में हम लोगों को इनको पेयर में सेट करना, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर OR, ऑर्डर्ड पेयर बिटवीन A एंड B अगर मुझे कहा तो ये होगा AB। और अगर ऐसा कहा ऑर्डर्ड पेयर बिटवीन B एंड A, देन ये चीज़ है ना जो ऑर्डर, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात समझ में आई? तो इसको हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी चीज़ देखो, एक हमारे पास में है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये क्या चीज़ है, इसको समझें। देखो यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वहाँ आपको उस चीज़ का जवाब दे देंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है? जैसे मुझे कहा कि एक है ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल ऐसे जैसे मान लिया, एंड बी इज़ एलिमेंट ऑफ बी। कोई ज़रूरी नहीं हम यहाँ ए बी ले, अब की बार हम लोग सी एंड डी ले लेते हैं। चलो, सी इज़ एलिमेंट ऑफ ए एंड डी इज़ एलिमेंट ऑफ बी। तो अब हमारे को कहा कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देखो इसका कि पहले ए आ रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान में रखते हुए सी कॉमा डी। अगर हमारे को कहा बी क्रॉस ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका क्या होगा? DC।
क्लियर हो गई। देखो सेम चीज़ें हैं, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इनका प्रोडक्ट करना, और वहाँ पे सिर्फ ऑर्डर में उनको पुट करना, किसी चीज़ इनको पेयर को ऑर्डर में रखना। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ हमारी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बेसिक चीज़ जो हमको इस चैप्टर में काम आने वाली है। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, बेसिक चीज़ समझ में आ गई होंगी, तो क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप लोग खुद ही करवाओगे। आगे आगे आप ही मुझे बताने वाले हो कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास में गिवन है, इफ x/3 + 1 x/3 + 1 and y - 2/3 is equal to 5/3 and 1/3, 5/3 1/3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो यहाँ पर वही ऑर्डर्ड वे पेयर वाली बात आ गई। यहाँ पर हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करनी है। अब ये अगर ऑर्डर्ड पेयर है ही, इसमें कोई बात ही नहीं, ऑर्डर्ड पेयर है, तो देखो इसका रिलेशन इससे हो जाएगा और इसका रिलेशन इससे हो जाएगा। तो इसको यूज करते हुए हम क्या लिखेंगे, x/3 + 1 = 5/3 एंड y - 2/3 = 1/3, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये पूरा इसके पूरे के इक्वल है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब वही हमारा जो तरीका बचपन से हम लोग पढ़ते और सीखते हुए आए हैं, इस 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, 5/3 - 1। आगे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। एलसीएम लिया 3, 5 - 3 x/3। ओके, इस 3 से 3 कैंसिल, x = 5 - 3 2। यहाँ पे देखो y = 1/3 + 2/3। एलसीएम आया 3, 1 + 2, यानी y = कितना आ गया, 1। आ गया समझ में, क्लियर है। फटाफट से देखो सेकंड वाला क्वेश्चन इसका क्या है, इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट एंड द सेट B हैज़ 3 4 5। सेट A हैज़ 3 एलिमेंट, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, Na = number of elements in A, number of elements in A = 3 and B = 3 4 5। B गिवन है हमको 3 4 5, ये B में एलिमेंट हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, Na। दूसरा देखो हमारे पास में, अगर यहाँ से हम देखना चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो अब क्या होगा कि अगर हमारे को A क्रॉस B में एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो मैं A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना चाहूँ तो NA × NB के इक्वली तो होंगे। क्लियर हो गई बात। NA कितना है हमारे पास में 3, NB कितना है 3, 3 3 जा 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B = 9। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। थर्ड क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, और मतलब आप लोगों को इतनी इजी समझ में आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि कोई जैसे 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं होते, ऐसे इजी क्वेश्चन है। तो कुछ 1-2 बार 2-4 बार आप लोग जब इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको भी ये क्वेश्चन इतने ही इजी लगेंगे जैसे अभी मुझे लग रहे हैं। क्लियर हो गई बात। और वैसे भी लगे रहेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ़ G = 7 8, अपने को गिवन है G = 7 8 एंड H = 5 4 2, H = 5 4 and 2। देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। फाइंड करना है G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। मेरे पास में बहुत शानदार और होशियार और माइंडेड बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर देंगे। देखो G क्रॉस H और H क्रॉस G, ऑर्डर्ड पेयर का ध्यान रखना है। G क्रॉस H करेंगे तो G का एक एलिमेंट हमने लिया कौन सा 7, और एक एलिमेंट H का ले लिया 5। ओके, अगेन 7 4, अगेन 7 2। क्लियर हुआ। नाउ 8 5 8 4 एंड 8 2। तो ये ऑर्डर पेयर कौन सा हुआ, G क्रॉस H। क्लियर। नाउ H क्रॉस G, रिवर्स ऑर्डर। ओके, H क्रॉस G मीन्स फर्स्ट H एलिमेंट ऑफ H देन एलिमेंट ऑफ Z। 5 with 7, 5 with 8,
4 with 7 and 4 8 2 7 2 8। क्लियर हो गया? हो ही गया होगा, हो ही गया होगा। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, state where each of the following statement are true or false, the statement is false, rewrite the given statement correctly। कुछ स्टेटमेंट हमारे को गिवन है, उसमें कुछ ट्रू और फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो उसको अपने को सही करके वापस से वहाँ पर वापस राइट डाउन करना है, रीराइट करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को गिवन है, देखो कि P में एलिमेंट है हमारे पास mn, P इज इक्वल्स टू m n, और दूसरा है Q में हमारे पास एलिमेंट है nm। ओके, देखो आपको हर जगह पर ऑर्डर पेयर का जरूर ध्यान में रखना है कि ऑर्डर पेयर में ही हमको हर चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है देन पी क्यू इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, देन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल्स टू, पी क्रॉस क्यू में हमारे को गिवन है एम एन 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 एम, एम एन एन एम। ओके, अब ये ट्रू है या फॉल्स है इसको चेक करो। देखो अगर P और Q है तो P क्रॉस Q में हमारे पास क्या होना चाहिए, P क्रॉस Q अगर मैं करूं तो क्या होना चाहिए, देखो M N क्रॉस N M। क्लियर है यहाँ तक की बात कि ये होना चाहिए। तो अगर जब ये होगा तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट M, इसका एलिमेंट N, देन M, यहाँ से M और यहाँ से ये वाला M। ओके, देन N फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड N फ्रॉम सेकेंड सेट। ओके, N N M। तो ये क्या सा हो गया, फॉल्स। ये कैसा हो गया, फॉल्स। और ये कैसा हो गया, करेक्ट, रीराइट करना। ओके, सेकेंड वाला पार्ट देखो इसका। सेकेंड में है हमारे पास में इफ A and B are non-empty set then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to B and Y is element of A, X is element of B। फॉल्स हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर हमारे पास में ये स्टेटमेंट है कि A and B are non-empty set, तो स्टेटमेंट देखो वो वाला तो फॉल्स है, उसको लिख दो फॉल्स। अब रीराइट कर रहे हैं हम लोग, रीराइट स्टेटमेंट को मैं करता हूं जो उसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ A and B are नॉन एम्प्टी सेट, इफ A and B are नॉन एम्प्टी सेट, then A cross B is a non empty set, then A cross B is a non empty set, A cross B is a non empty set of ordered pairs x y। ऑर्डर पेयर को हमेशा अपने को याद रखना है कि x एंड y हैं सच दैट क्या ये होना चाहिए हमारे पास x इज एलिमेंट ऑफ A एंड y इज एलिमेंट ऑफ B। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, समझ में आ गया? तो ये रीराइट हमने ये करना है हमको। चलो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या है, इफ A इज इक्वल टू 1 2, A गिवन है हमारे पास में 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4, B इज इक्वल टू 3 and 4। तो आगे कह रहा है कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5। देखो इन सिंबल्स को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। इंटरसेक्शन यानी कॉमन, दोनों के अंदर कॉमन। इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये हमारे को शो करना है, ये ट्रू है, अगर ट्रू है या फॉल्स है चेक करना है। अब देखो सीधी सी बात है, B इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, नल सेट यानी एम्प्टी सेट। 5 इज इक्वल टू, वी नो दैट 5 इज इक्वल्स टू ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। क्लियर हो गई बात?
अब हम लोग B, मतलब एक सेट है हमारे पास B, तो मैंने यहाँ करा B इंटरसेक्शन 5। तो जब मैं B इंटरसेक्शन 5 B में और 5 में कॉमन देखूंगा, मेरे पास इसमें और इसमें कॉमन क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट, तो क्या आ गया ये। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास में ये वाली वैल्यू ये आ गई, तो A का अगर अपन क्रॉस करेंगे इसके साथ में, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो देखो क्या बनेगा। A का मतलब क्या है, A के एलिमेंट 1 2, इसका क्रॉस किसके साथ करना है, नल सेट के साथ में। नल सेट का मतलब एक बार के लिए इसको 0 समझ लो, ये लो, ओके। यानी 0 कोई एलिमेंट नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। अगर ये खाली 0 हो तो 0 एक एलिमेंट होता है, अगर खाली 0 हो तो 0 एक एलिमेंट होता है, बट देयर इज नो एलिमेंट, इट्स अ एम्प्टी सेट, ओके। देन इफ 1 मल्टीप्लाइड बाय एम्प्टी देन इट इज ऑल्सो 0, and 2 is multiplied by empty, then it is also 0. Overall it is a empty set and we can say it phi, that it is true. क्लियर हो गई बात। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ओके क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल्स टू, a अपने को गिवन है -1 and 1, -1 and 1, फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A, फाइंड A क्रॉस A क्रॉस A। ओके, समझ में ही आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, A इंटू A इज इक्वल्स टू -1 1 इंटू -1 1, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और A का और ऑर्डर पेयर का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास में देखो क्या हुआ, -1 1 -1 यहाँ से -1, यहाँ से -1 -1 1, देन 1 -1 एंड 1 1। ये किसका हुआ, A क्रॉस A। अगेन अपने को चाहिए क्या, A क्रॉस A, तो ये वैल्यू अलग हो गई। देखो इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे और एक और एक A ले लेंगे, -1 एंड 1 क्रॉस किसके साथ, -1 -1, ये वाली पूरी वैल्यू -1 1 1 -1 एंड 1 1। इसको इसके साथ क्रॉस करूँगा जब, तो -1 तो ये वाला और ये दोनों क्या है, -1 -1। क्लियर। इस -1 को इसके साथ क्रॉस करेंगे, -1 -1 एंड 1। इस -1 को इसके साथ में -1 1 एंड -1। इस -1 को इसके साथ क्रॉस करेंगे, -1 1 एंड 1। अगेन दिस 1 मल्टीप्लाई विथ दिस 1 -1 -1, दिस 1 -1 एंड 1, नाउ 1 1 एंड -1 एंड लास्ट 1 1 एंड 1। क्लियर। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, इफ A क्रॉस B अपने को गिवन है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AX AY BX BY, AX AY BX एंड BY फाइंड A एंड B। वेरी सिंपल, ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान रखें। A इज इक्वल्स टू जो पहले एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्ड पेयर। ए क्या फिल है अपने को, देखो ए और यहाँ से बी, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, बी। एंड बी यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, देखो दूसरे वाले एलिमेंट कौन से हैं, एक्स एंड वाई। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर 7th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन करते हैं। गिवन है A B C और D, हमको सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को प्रूफ करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और सेकंड वाले में ये वाला हमको A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D प्रूफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लेता हूँ। देखो LHS से अपन ने लिया, कुछ वैल्यूज़ जो हमको गिवन है पहले उनको हम लोग फाइंड कर लें, तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा। कैसे, देखो
बी इंटरसेक्शन सी चाहिए हमारे को सबसे पहले, तो अपन ने निकाल लिया बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी के आगे देखो 5। ओके, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करूँ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। कभी भी अपने को पता है कि 5 और कोई सेट उसमें कॉमन ले रहे हैं तो 5 हमेशा क्या होगा, उनमें इंटरसेक्शन होगा, उनका क्रॉस भी क्या होने वाला है, 5 आने वाला है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? दूसरी चीज़ देखो यहाँ से अब हम लोग निकालें ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू देखो क्या आएगी हमारे पास में, इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास में इजीली हम लोगों को जगह मिल जाए लिखने के लिए। ए क्रॉस बी कितना है देखो, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4। यहाँ तक का क्लियर है ना? 1 के साथ में, ऐसे 2 के साथ में हम लोगों को लेना है इसको 2, यहाँ पे लेता हूँ 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। यहाँ तक की बात क्लियर है? ये हमारे पास में क्या हो गया, ए क्रॉस बी। नाउ बी ए क्रॉस सी, ए एंड सी, 1 5 1 6 2 5 2 6। अब देखो इनको देखने पे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है, इनमें इंटरसेक्शन अगर मैं करूं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो देखो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नंबर दिख रहे हैं क्या अपने को? कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ओवरऑल इसका इंटरसेक्शन क्या आया, 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2, या फिर इसको हम लोग LHS कह लें और इसको हम लोग RHS कह लें। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई हो रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से, इजी हैं इसके क्वेश्चन, इतने ही इजी हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आने वाले हैं। चलो इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये भी इजी है। ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब सबसेट होने का मतलब क्या होता है, ये हमारे को पता है कि बी क्रॉस डी के जो एलिमेंट हैं उनमें से ही कोई एलिमेंट हो ए क्रॉस सी के, यानी बी क्रॉस सी एक बड़ा सेट है और ए क्रॉस सी एक छोटा है। बी क्रॉस डी के अंदर जो एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट ए क्रॉस सी में होंगे तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें, बी क्रॉस डी, क्योंकि बड़ा तो यही है, तो बी क्रॉस डी फाइंड करते हैं। तो ये रहा बी, ये रहा डी। तो देखो बड़ा आने वाला है 1 5 1 6 1 7 1 8। ऐसे ही 2 के साथ में 5 आने वाला है, 2 6 आने वाला है, 2 7 आने वाला है, 2 8 आने वाला है। क्लियर हो रहा है? वेरी सिंपल। 3 5 ऐसे ही नंबर सारे आएंगे, ऐसे ही 4 5 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 के साथ में 8, 4 के साथ में 5 6 7 8। ये सारे एलिमेंट किस में आ गए, बी क्रॉस डी के अंदर। क्लियर हो गई बात? नाउ ए क्रॉस सी क्या होने वाला है बताओ, ए के एलिमेंट 1 का किससे, 5 से, ये मिल गया देखो ए में से, ए बी डी बी क्रॉस डी में से, एंड 1 का 5 से 1 6 ये मिल गया, अगेन 2 5 एंड 2 6 दिख रहा है हमारे को, 2 5 2 6, यानी बी क्रॉस डी में से हमारे को ए क्रॉस सी के कुछ एलिमेंट मिल गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से या वेरीफाई दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। सबसेट का साइन ये होता है हमारे पास में, पता है ना आप लोगों को, ये वाला साइन होता है सबसेट का, सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अगर जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं उतने ही एलिमेंट यहाँ मिल जाते हैं हमारे को, तो हम लोग कह देते हैं उसको इक्वल सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बट देयर इज नो इक्वल सबसेट, देयर इज ओनली अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने को गिवन है लेट ए और बी के हमारे को एलिमेंट दे रखे हैं, राइट ए क्रॉस बी एंड हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी हमारे को लिखना है।
देखो क्या होने वाला है, 1 3, क्लियर है, 1 4 2 3 एंड 2 4। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हुए, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं, 4। अब क्या होता है, अपने को पूछ रहा है, ये कह रहा है कि लिस्ट सबसेट, हाउ मेनी सबसेट ए क्रॉस बी हैव। अब कितने सबसेट होंगे, तो देखो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट हैविंग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने वाले हैं, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16। ओके, समझ में आ गया। इनके लिस्ट आप लोगों को करने हैं कि कितने ए क्रॉस बी के अगर मैं सबसेट लूँगा, वो हम लोगों ने कैसे फर्स्ट जो सेट्स वाला चैप्टर था वहाँ पे देखा था कि सबसेट्स कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों को इसके 16 सबसेट बनाकर देखना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, क्लियर। नाउ 9th क्वेश्चन देखो, यहीं करवा देता हूँ। 9th वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ए इज इक्वल्स टू 3, एन ए इज इक्वल्स टू 3 एंड एन बी इज इक्वल्स टू 2। ओके, इफ़ एक्स अपने को ये गिवन है यहाँ पर कि ए क्रॉस बी में क्या है, x1 y2 एंड z1। तो अपने को क्या फाइंड करना है, a और b फाइंड करना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, a के अंदर क्या हुआ, x y z, a में कौन से एलिमेंट आ गए, x y एंड z। ओके, क्लियर। b में कौन से एलिमेंट आ गए, 1 एंड 2। समझ में आ गया होगा। चलो 10th वाला क्वेश्चन भी हम लोग यही देखते हैं। ये बहुत इजी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, मुझे पता है। मेरे साथ बहुत ब्रिलियंट एंड स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत जल्दी से सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी जोश के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी तरीके से इसको करते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस हैज़ 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में है ना, ए क्रॉस ए में हमारे पास कह रहा है कि 9 एलिमेंट्स हैं एंड विच आर गिवन फाउंड -1 0 -1 0 एंड 1 0, -1 0 एंड 0 1, सॉरी 0 1। ठीक है, फाइंड सेट ए एंड देन रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए सेट फाइंड करना है। अब अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि ए क्रॉस ए में अगर 9 एलिमेंट्स हैं तो ए में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 क्रॉस 3। ओके, तो एलिमेंट्स इन ए, एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 3। अब यहाँ से ये जो दिख रहा है इससे साफ साफ नज़र आ रहा है कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, नज़र आ गया होगा। एक तो -1 है, एक 0 है और एक 1 है। उसके अलावा कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्लियर आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज करते हैं इसके बाद में। ठीक है, अपनी 2.1 हो गई है ख़त्म। एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले हम लोग समझ लें। यहाँ पे हमारे को समझना है 3 चीज़ों को, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो पूरा चैप्टर आपको समझ में, पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगी। देखो ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी, इनके बीच में हमारे को कोई फंक्शन f(x) गिवन है। यहाँ पे एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ पे हमारे को एलिमेंट दिए हैं a b c d e। अब मान लिया हमारे को कोई फंक्शन दिया है जिसमें 2 का रिलेशन किससे है, b से, 4 का रिलेशन d से है और 6 का रिलेशन e से है। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, देखो 2b 4d एंड 6e। ठीक है, इसमें अब हमारे पास में डोमेन,
इस रिलेशन के पहले पहले जो x वाले एलिमेंट हैं वो डोमेन होंगे, यानी 2, 4 एंड 6 को डोमेन। ये जो a वाली रेंज है, जो हमारा a है, इसके सारे के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 6 अप टू 7 तक के सारे एलिमेंट क्या होंगे, को डोमेन। और नेक्स्ट है हमारे पास में रेंज। रेंज क्या होती है, सेकंड वाले जो एलिमेंट है, ये जो रिलेशन है, इसके सेकंड वाले एलिमेंट b, d एंड e, ये सारे नहीं, जिसका रिलेशन नहीं वो रेंज में नहीं आएंगे। तो रेंज कौन सी होगी, b, d, e। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हमारे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन गिवन है कि a अपने को एक सेट दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन a टू r में एक रिलेशन क्या गिवन है हमारे को, इस फंक्शन से गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। मैंने बताया था कि फंक्शन जो y है यहाँ पर हम इसको fx बोल देते हैं, ये हमारे पास x हो गया। और यूजिंग एन एरो डायग्राम इसको सॉल्व करना है, राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज हमारे को इसकी लिखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, तो ये सीधा सा अपने पास में y इज इक्वल्स टू 3x बन गया, फंक्शन बन गया y इज इक्वल्स टू 3x, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन समझी हुई है। अब यहाँ से x की वैल्यूज a से लेनी है, क्योंकि रिलेशन कहाँ है, a टू r में। रिलेशन कहाँ है, a टू r, मतलब ऑल इस वाले फंक्शन के थ्रू। तो a से मैंने वैल्यू लूँगा, देखो 1, 2, 3, 4 अप टू 14 तक। जैसे ही यहाँ पर 1 रखूँगा x की जगह पे, तो अब मेरे को y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 3, ठीक है। और 2 रखने पर क्या मिलेगा, देखो 6, इस तरीके की वैल्यूज़। तो मेरे पास r क्या हो गया, देखो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू आ गया 1 का रिलेशन 3 से, 2 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन किससे हुआ, 9 से, एंड 4 12 से, 5 का किससे होगा, 15 से। 15 इसमें है क्या, नहीं है, इसलिए उस वाली चीज़ को नहीं लेना है। और ये यहाँ पर एंड हो गया, क्योंकि वो उसमें होना भी चाहिए। 15 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी a टू a में ही है रिलेशन, सॉरी यार लिख दिया मैंने, रिलेशन का है, फंक्शन a टू a में ही है। और ये सारे हमारे पास रिलेशन आ गए हैं। अब यहाँ से हमारे को क्या निकालना है, इसका डोमेन। जैसा आप लोग सब जानते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, को डोमेन। जो पूरे के पूरे एलिमेंट a में हैं, कौन से, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक, 14 तक के एलिमेंट्स। एंड रेंज, रेंज में मैंने क्या बताया था, वेरी गुड, 3, 6, 9 एंड 12। जो इसके सेकंड वाले एलिमेंट है वो सारे क्या है, रेंज। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन देखो, अपने को एक रिलेशन r गिवन है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। इस रिलेशन को हमको एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है और एरो डायग्राम से हमको शो करना है। देखो ये तो एरो डायग्राम से शो कर देते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने यहाँ से ले लिया n टू n, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में फंक्शन है यहाँ से। अब देखो y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज इक्वल्स टू जैसे लेस देन 4 नंबर, x क्या है, x इज लेस देन 4, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो 6, 2 पे 7, 3 पे 8, क्लियर है। तो यहाँ पर आया 1, 2, 3 और यहाँ पर क्या आया 6, 7, 8, 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से। ये हमारे पास हो गया एरो डायग्राम और ये इसकी हो गई रोस्टर फॉर्म 1, 6, 2, 7 एंड 3, 8, क्लियर है। डोमेन आप लोग खुद ही जानते हैं 1, 2 एंड 3, को डोमेन, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, रेंज ही पूछा है, कौन सी हो गई 6, 7 एंड 8, क्लियर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अपने को क्वेश्चन गिवन है थर्ड वाला, A 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, B 4, 6, 9 और रिलेशन क्या गिवन है हमारे को, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो सबसे पहले तो देखो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रिलेशन को मैं लिखता हूँ रोस्टर फॉर्म में। तो देखो किन का डिफरेंस ऑड आ रहा है x और y में, 1, 4, 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है कि नहीं है, 1 का ही देखेंगे पहले, 1 का 4 से ऑड है, 1 का 6 से भी ऑड होने वाला है
1 का 9 से रिलेशन ऑड होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 9 कितना आ जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास मेन चीज़ क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो 1 और 9 का डिफरेंस इवन नंबर आ जाएगा 8। 2 का 4 से डिफरेंस इवन नंबर, 6 से इवन नंबर, 9 से ऑड नंबर। 3 4 3 6 3 9, तो डिफरेंस कितना होगा? 6 होने वाला है, इवन नंबर हो जाएगा। 5 एंड 4 आएगा, 5 एंड 4 आएगा। 5 वहाँ से लेना है, 4 यहाँ से लेना है, ठीक है। 5 4 5 6 का डिफरेंस भी आएगा, और 5 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इवन नंबर। क्लियर हो गई बात? ठीक है। ये 4th क्वेश्चन में हमारे को इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। 5 का 3 से, 6 का 4 से और 7 का 5 से रिलेशन हमको गिवन है। तो हमारे को ये बोल रहा है कि राइट द रिलेशन सेट, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो देखो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या हो रहा है? देखो 5 का रिलेशन 3 से, 6 4 एंड 7 5। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, देखो आर क्या है? एक्स और वाई में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो यहाँ पर कि अगर 5, ये यहाँ पर क्या है मेरे पास, इसको मैंने p मान लिया, इसको मैंने q ले लिया। यहाँ पर गिवन है हमारे को ये p और q, ठीक है। तो 5 यानी ये x एंड ये y। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर रिलेशन क्या है कि अगर x में से मैं 2 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो y, x में से 2 माइनस करने पर क्या मिल रहा है? y, ठीक है। वेयर x किसका एलिमेंट है? p का, एंड y किसका एलिमेंट है? q का। क्लियर हो गई बात? ये कौन सी हो गई इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी हो गई इसकी? सेट बिल्डर फॉर्म। डोमेन क्या है? देखो यहां से 5 6 एंड 7। रेंज क्या है? 3 4 एंड 5। क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। फटाफट से स्क्रीनशॉट। पहले 5th क्वेश्चन कर लें, फिर स्क्रीनशॉट लेना। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को? 1 2 3 4 5 3 4 6 ए में रिलेशन है a डिवाइड्स b, और a b दोनों किस में से लेने हैं अपने को? a में से ही यूज़ करना है। तो देखो a डिवाइड्स b, हमको पता है 1 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6। क्लियर हो गया? नाउ 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड 6। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? नाउ 3 डिवाइड 3, 3 डिवाइड्स 6, 4 डिवाइड्स 4 एंड 6 डिवाइड्स 6। ये हमारे पास क्या गया इसका? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। और अब हमारे को इसका चाहिए डोमेन। डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या गया? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 आ गया। और रेंज आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कैसे रेंज निकालते हैं। देखो 1 आ रहा है रेंज में, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो रेंज में भी ये सारे हो गए। आ गया? अब स्क्रीनशॉट लो। चलो 6 वाला क्वेश्चन देखो। ये अपने को R एक रिलेशन गिवन है यहाँ पर, और इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन दिस। ठीक है, x प्लस 5, और ये हमारे को x की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लें? रोस्टर फॉर्म में लिख लें इसको। देखो x सबसे पहले मैंने लिया 0, तो यहाँ पे 0 लेते ही वो क्या मिला मुझे? y 5। क्लियर हो गया? देखो यहाँ से ना वैल्यूज़ लेनी है x की, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे 0 ली तो यहाँ क्या मिलेगी? 0 प्लस 5 यानी 5। अगली 1 6 2 7 3 9 3 8 4 9 5 10। क्लियर हो गया? डोमेन आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 और 5। एंड रेंज भी आपको पता है क्या हुई? 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? 7th क्वेश्चन अपने को रिलेशन गिवन है x क्यूब, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? देखो
2 3 5 7, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गए प्राइम नंबर्स। अब इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, देखो जैसे ही मैंने 2 लिया यहाँ से 2, तो 2 का क्यूब 8, ओके। नाउ 3 क्यूब 27, 5 125, 7 3 4 3, ओके। रोस्टर फॉर्म में लिखना था, लिखो। 8th क्वेश्चन देखो, ए गिवन है अपने को, बी गिवन है अपने को, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी। ए इंटू बी में रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें, ए क्रॉस बी। तो देखो ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो ए का एक एलिमेंट x का 1, x2, y1, y2, z1 एंड z2। तो अगर मैं देखूँ तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हुए 6, 1 2 3 4 5 6। और इसका जो ए क्रॉस बी है, नंबर ऑफ सबसेट अगर कोई पूछेगा, नंबर ऑफ सबसेट, तो हमने क्या देखा था 2 की पावर 6 यानी 64। क्लियर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। हाँ 9th क्वेश्चन, ये हमारे को यहाँ पर गिवन है, ए रिलेशन ए बी, ए बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर एंड बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ये इंटीजर में है। क्या है हमारे पास रिलेशन कि ए माइनस बी एंड इवन इंटीजर, ए और बी को ए में से बी माइनस करें तो इवन इंटीजर आए। तो अब देखो हमारे पास रिलेशन बनेगा क्या, देखो इंटीजर लेते हैं तो इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर और जीरो सब कुछ आता है। तो इवन इंटीजर होने का मतलब क्या है कि ए और बी जो है ना, ए माइनस बी हम लोग जब करें तो वहाँ पे हर केस में हमारे को इवन इंटीजर ही मिलने वाला है। अपन चाहे कोई सा भी नंबर ले लें अपन, तो सीधा सीधा इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। डोमेन हमारे पास में ओवरऑल क्या हो गया, z, समझ में आ गया। डोमेन भी क्या हो गया, z, क्योंकि z में से ही सारे नंबर लेने हैं हमारे को। कोई भी नंबर लिया, मान लो 5 लिया, 5 माइनस मैंने क्या करा 3, यहाँ पे दूसरा भी क्या लिया 3, यानी मान लो मैंने लिया 5 और 3, तो यहाँ इवन इंटीजर मिलेगा मुझे। ये 3 भी कहाँ से है, z में से है। तो जितने भी नंबर ले लूँ सारे डोमेन में से, और रेंज भी क्या मिलने वाली है मुझे, वो भी z ही होने वाली है। समझ में आ गया, क्योंकि कोई सा भी नंबर जो यहाँ पर लेंगे वो सारा क्या होने वाला है, इंटीजर, और जो नंबर यहाँ लेने वाले हैं वो भी क्या होने वाले हैं, इंटीजर होने वाले हैं। तो डोमेन और रेंज सब क्या होगा इसकी, z। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारी 2.2 हो गई है, 2.3 को हम स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ, पावर के साथ, अपना ध्यान सारा यहीं पे रखते हुए। सब चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक बातों को समझ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कि कौन से रिलेशन फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारे को ये पता हो कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। देखो ये हमारे पास दो हैं, ए एंड बी। अब यहाँ पर एलिमेंट मान लो कुछ इस तरीके से हमारे को गिवन है। अब ऐसा तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पर हो, यहाँ से इसका रिलेशन हो और यहाँ से इसका रिलेशन हो। तो ये रिलेशन तो फंक्शन होते हैं जब यहाँ से कोई भी एलिमेंट उससे कोई ना कोई रिलेशन रखता हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट भी यहाँ पर रिलेट होते हों। लेकिन तो ये तो कोई रिलेशन फंक्शन है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि ये ए बी सी है, ये 1 2 है, कहीं पे ऐसा हुआ कि ए का रिलेशन 1 से और ए का और बी का रिलेशन भी अगर 1 से हुआ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक तरफ की सारी चीज़ें, एक तरफ के सारे सेट, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 1 5 1, यहाँ पर किसी एक से रिलेशन हो, लेकिन कहीं पे ऐसा हो कि यहाँ के किसी एक का, यहाँ के किसी ये वाला ए का 1 से भी है और ए का 2 से भी है, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। किसी भी एक एलिमेंट का यहाँ के वहाँ के दो एलिमेंट से अगर रिलेशन हो जाए तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ये रिलेशन फंक्शन जरूर हो सकता है कि यहाँ के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का रिलेशन यहाँ पर किसी एक एलिमेंट से हो। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग इसको देखते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी पे बेस्ड ये फर्स्ट वाला अपना पूरा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले 1 2, अब इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन ये देखो, यहाँ पे अपने पास एलिमेंट कौन सा है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। और यहाँ पर एलिमेंट क्या है, केवल 1। ये लो, ये लो, ये लो, ये और ये। क्लियर हो गया। तो दिस रिलेशन इज फंक्शन।
दिस रिलेशन इज फंक्शन। समझ में आ गया। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे मैंने लिया क्या, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हो रहा है, क्लियर है, हो सकता है। ओके, दिस रिलेशन इज ऑल्सो फंक्शन। मैं ओके कर रहा हूँ इसको, ट्रू। क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रू। समझ में आ गया। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ये रहा मेरे पास में 1 1 एंड 2, तो एक ही बार लेना है जो, और ये रहा 2 5। तो देखो 1 का 3 3 5 और अगेन 5, तो इसको भी लेना है। समझ में आया। 1 3 से 1 का 5 से, यहीं पे दिख रहा है कि ये वाला ये तो पॉसिबल है लेकिन ये वाला नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन इसका हमारे को कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। देखो ये वाला जो फंक्शन होता है ना, मॉडुलस फंक्शन, कौन सा फंक्शन कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन के बारे में वैसे हम लोगों ने फर्स्ट जो सेट्स हैं वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, फिर भी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लो। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि जो ये मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, तो ये दो तरीके से ब्रैकेट इसका ओपन होता है। तो एक या तो ये -x के इक्वल होगा या तो ये +x के इक्वल होगा। ये -x के इक्वल कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0 और व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो मॉडुलस फंक्शन है इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी अगर हो तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यूज़ में। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है हमारे को, और इसमें अपने को कहा है कि बस सिंपल सी ये कहानी है। तो अब देखो f(x) = -x हो गया। अब इसकी डोमेन या रेंज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे को इसमें दिया हुआ है कि कौन से नंबर में से r यानी कि रियल नंबर में से हमारे को इसको चेक करना है। सीधी सी बात है, जब कुछ नंबर हमको नहीं दिया हुआ तो हमारे पास में कहाँ से इसको चेक करेंगे, केवल रियल नंबर में से। तो देखो क्या हुआ कि सीधा सीधा डोमेन अगर मुझे लेना है तो सी वो भी क्या हो गया, इसका केवल कोई रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर ले लो आप इसके, वो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और इसकी रेंज की भी बात करेंगे हम लोग तो वो क्या होगी, तो वो भी होगी क्या, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। जैसे जैसे देखो कि अगर मैंने यहाँ पर कोई रियल नंबर ले लिए, सारे कोई से भी रियल नंबर, अब यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाले हैं, मैं यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखूँ रियल नंबर में से उठा के, मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। कहाँ तक, इन्फिनिट तक के नंबर्स, इन्फिनिट तक के नंबर्स सारे नेगेटिव। और यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 से लेकर इन्फिनिट। तो इसकी रेंज देखो क्या हो गई, रेंज इज इक्वल्स टू आर नेगेटिव का मतलब है सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। इसको हम लोग यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि -इन्फिनिट से लेके 0 से लेके -इन्फिनिट तक के सारे नंबर्स इसकी रेंज में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलो, तो ये डोमेन और रेंज इसकी पूछी थी। इधर देखो सेकंड वाला पार्ट इसका, ये कह रहा है कि f(x) = 9 - x²। अब इसका डोमेन और रेंज पता करना है। देखो डोमेन का मतलब हमको पता है कि इधर वाले वो एलिमेंट जिसको हमको यूज़ करना है। अब मुझे बताओ कि 9 - x² अगर है, इफ़ 9 - x² इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 नहीं सॉरी, लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव नंबर अगर रूट में आ गया, तो ये फंक्शन क्या होगा, देन f(x) इज नॉट डिफाइन। डिफाइन नहीं होगा तो वो हमारे को वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर डिफाइन नहीं है तो बाकी बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी डोमेन हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 9 - x² इज लेस देन, अगर 0 हो गया तो वो डिफाइन नहीं होगा। उस केस में मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस x² को उधर उठा के लेके 9 इज लेस देन x², यानी x² जो है वो क्या होना चाहिए, 9 से ग्रेटर होना चाहिए। x² की वैल्यू 9 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर ये 9 से छोटी हो गई, यहाँ पर x की वैल्यू मान लो 2 आ गई, एक बार के लिए मैंने मान ली 4 आ गई, तो 9 - 4 तो ठीक है, लेकिन अगर इससे छोटी हो गई, 4 से छोटी हो गई, मतलब ये 9 जो है इससे बड़ी वैल्यू अगर इसकी आ गई
तो क्या होने वाला है, यहाँ पर नंबर कैसे आएगा, नेगेटिव। एक्स स्क्वायर की जगह मान लो मेरे पास में यहाँ पर 16 आ गया, तो 9 माइनस 16 करूँगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यानी मेरे पास में क्या होना चाहिए, एक्स को ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक्स जो है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, अच्छा मैंने साइन गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 9। क्लियर हुई यहाँ की बात कि एक्स स्क्वायर को क्या होना चाहिए, 9 से छोटा ही होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर अब मैं पूरी बात यहाँ से समझना चाहूँ तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आती हैं, या तो वो क्या होंगी -3 या तो +3। तो अगर मैंने माइनस का नंबर भी लिया तो भी क्या होगा, प्लस ही आने वाला है। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन और इक्वल टू 3। अगर 3 से लार्ज नंबर मैंने x में ले लिया, सोचो 3 से कोई ग्रेटर नंबर 4 ले लिया तो गलत हो जाना है, -3 से भी कोई ले लिया तब भी गलत हो जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी डोमेन क्या हो गया, -3 से 3। समझ में आ गई। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया इसका, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। देखो इसमें सब कुछ इस चैप्टर में केवल क्या है, समझने का है, लॉजिक्स का है। अगर लॉजिक्स क्लियर है तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके रेंज की बात करो, देखो रेंज में भी तो सेम ही होने वाला है कि रेंज भी कौन सी मिलने वाली है, वहीं पे मिलने वाली है जहाँ पर ये डिफाइन हो। तो डिफाइन केवल कहाँ पर है, -3 से 3 के बीच में डिफाइन है, उसके अलावा कहीं और डिफाइन नहीं है। तो ये भी हमारे पास में क्या होगी, -3 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। वैसे हम लोग रेंज जो है वो दूसरी तरफ की देखते हैं, तो हम जो दूसरा नंबर हमारे पास क्या होता है, y होता है। तो रेंज इसमें क्या आ गया, y। क्लियर हो गई, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन हमारे को देखा एक फंक्शन, इसमें f0, f7 और f-3 की वैल्यू पूछ रहा है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको आप लोग खुद भी कर सकते थे। 2 × 0 बचा -5, 14 -5 कितना हुआ, 9 और 2 × -3, ये -3 यहाँ पर रखा अपने x की जगह वैल्यू, तो ये कितना आया 2 × -3 -6 -5 कितना हुआ, -11। ओके। ऐसे इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, TC अपने को फंक्शन गिवन है 9c/5 + 32। तो सबसे पहले पूछ रहा है अपने को T0 9c, 9 इस c की जगह अपन क्या रखें 0/5, तो सारा 0 + 32 वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 32। क्लियर हो गया। 28 रखो, 9 × 28/5 + 32, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को क्या रखनी है, 9 × -10/5 + 32, ठीक है। और इस वाले में भी आप लोगों को क्या करना है, TC इज इक्वल टू 212, यानी इस पूरे फंक्शन की जगह इस पूरे को 212 रखना है। 212 इज इक्वल टू 9c/5 + 32, और c की वैल्यू फाइंड करनी। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले 32 को इधर भेजेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 212 - 32, और फिर 5 को मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड। ये आगे का पार्ट आप लोगों को करना है, होमवर्क में है ये, तो 9वीं 10वीं 8वीं क्लासों की चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको और आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मुझसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से आते हैं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को 3 पार्ट दिए हैं, फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, इसकी रेंज फाइंड करनी। देखो रेंज होती क्या है, आपको पता है कि ये तो अपने पास डोमेन था, और इसके रिलेशन जो यहाँ हो रहे थे वो हमारे पास रेंज है। अगर इसको मेरे को फाइंड करना है तो हम एक तरीके से उसका इन्वर्स निकाल ले, तो हमारे को उसकी रेंज पता लग जाएगी। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया हमको करना क्या है, हमको एग्जैक्टली y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपन को रेंज पता करनी है, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2 - 3x। तो ये जो y की वैल्यू अगर मुझे फाइंड हो जाएगी ना, तो अपने पास में रेंज आ जाएगी। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3x को उधर लिखा है, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो यहाँ से 2 - y, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 - y/3। अब हमारे को ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 0। देखो x इज़ ग्रेटर देन 0, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरा गिवन है अपने को, x इज़ ग्रेटर देन 0। सो तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो 2 - y/3 इज़ ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गई बात। इस 3 को इधर भेज के मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया यहाँ से, ये पूरा 0। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ लिख रहा हूँ आगे, 2 - y इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से जब इस y को इधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो y इज़ लेस देन 2। ये हमारे पास में क्या आ गई इसकी रेंज। सो रेंज क्या हुई, कौन से नंबर्स,
माइनस के इन्फाइनाइट से लेके और 2 तक के नंबर्स, लेकिन ये कौन से क्लोज्ड सेट्स में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सेट। और इस तरीके से जब ब्रैकेट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन सेट, ओपन ब्रैकेट ओपन सेट, ये क्लोज सेट। यानी यहाँ पे 2 और माइनस इन्फाइनाइट नहीं है ना, उसके बीच के सारे नंबर इसके रेंज में आ जाते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको वाई के इक्वल अपन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखना चाहूँ तो इस 2 को उधर लेके चले गए अपन, तो ये वाई माइनस 2। या हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 2। अब मुझे बताओ, एक्स इज रियल नंबर है, तो अगर हमको इसकी रेंज फाइंड करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तभी तो रियल नंबर आएगा। अगर लेस देन 0 अगर ये आ गया रूट में वाई माइनस 2, यहाँ पर नेगेटिव नंबर रूट में आ गया तो नॉट डिफाइन होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको फॉर डिफाइन एक्स को अगर डिफाइन होना है तो y माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y माइनस ग्रेटर देन 0 हो, या हम क्या कह सकते हैं, y इज ग्रेटर देन 2। तो इसकी रेंज क्या हो गई, y इज ग्रेटर देन 2, या हम क्या कह सकते हैं, आर रेंज इसकी क्या हो गई है, वही ओपन ब्रैकेट 2 टू इनफाइनाइट सारे नंबर्स। क्लोज सेट है ये वाला, ओपन सेट नहीं, 2 और इनफाइनाइट इसमें नहीं आएंगे, उसके बीच के सारे नंबर, क्योंकि y इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमारे को कह रहा है x इज अ रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, x इज रियल नंबर। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो देखो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो जो इसका डोमेन है वही इसकी रेंज है, सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं सीधा सीधा रेंज क्या हो गई, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर को एक बार और जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। और ये हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर 2 हमने आज ख़त्म कर लिया है, और आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपका चैप्टर 2 ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, और इसका आपको बार बार रिविज़न करना है ताकि हम लोग हमारे को जो चाहिए वो चीज़ें पा सकें। आपकी मेहनत ही मेरे लिए पॉजिटिविटी का काम करेगी, मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी अगर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा मेरे पढ़ाने से। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।